हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग मोशन चैप्टर के थर्ड वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है पॉइंट मास के बारे में। देखिए, पॉइंट मास का मतलब होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपने लंबाई से ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट मास। जैसे देखिए लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट इफ ड्यूरिंग मोशन इन अ गिवन टाइम इट कवर्स डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज। लेट सपोज एक कोई बेटा छोटी सी कार है, मान लो एक कोई क्या है छोटी सी कार है ना, और ये कार जो है वो ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर चल रही है। कितना चल रही है? 600 किलोमीटर चल रही है। अब कार तो चल रही है 600 किलोमीटर्स, बट इसकी जो क्या कहते हैं लंबाई होगी वो ज़्यादा 2 मीटर्स या 3 मीटर्स होगी, है ना। कितनी हो सकती है? या तो 2 मीटर्स हो सकती है, तो कितनी हो सकती है? 3 मीटर्स हो सकती है। तो डिस्टेंस इसने कितना कवर किया है? 600 किलोमीटर्स, और इसकी खुद की लंबाई कितनी है? 2 से 3 मीटर। तो अगर डिस्टेंस के मुकाबले अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ कम होती है तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? पॉइंट मास कहेंगे। गूगल मैप वगैरह में आप कहीं जाते हो तो मैप लगाते हो तो आपको एक छोटे से पॉइंट के जरिए ही दर्शाया जाता है, वो ऐसे करके आपको दिखा देते हैं, है ना। दिस इज कॉल्ड पॉइंट मास। मतलब आप एक छोटे से पॉइंट के बराबर हो क्योंकि आप अपने लेंथ से ज़्यादा डिस्टेंस को क्या कर रहे हो? कवर कर रहे हो। तो ध्यान रखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट है अपनी लंबाई से ज्यादा डिस्टेंस को कवर अप करता है दैट इज कॉल्ड पॉइंट मास। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट मास कहते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पॉइंट मास। जैसे मान लीजिए एक कोई लकड़ी का ब्लॉक है ना, एक कोई ऐसे लकड़ी का ब्लॉक है, ठीक है। अगर इस ब्लॉक को हमने ऐसे गिरा दिया, हमने इस ब्लॉक को ऐसे जो है गिरा दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये वाला पॉइंट यहां पर आ गया, है ना। अब इसने अपनी लंबाई से ज्यादा डिस्टेंस को कवर अप नहीं किया होगा, तो इस कंडीशन में इसको हम पॉइंट मास नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर इसी लकड़ी के ब्लॉक को हम उठा के लेके चले जाएं 20 किलोमीटर्स दूर, कितने किलोमीटर्स? 20 किलोमीटर दूर लेके चले जाएं तो इस लकड़ी के ब्लॉक को हम लोग क्या कहेंगे? पॉइंट मास कहेंगे। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपने लंबाई से ज्यादा डिस्टेंस को कवर अप करता है ना। इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस मोर देन इट्स लेंथ दैट इज कॉल्ड पॉइंट मास। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट मास कहते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे एक ट्रेन है वो कश्मीर से कन्याकुमारी जा रही है तो डिस्टेंस तो उसने काफ़ी कवर कर ली, लगभग 2900 किलोमीटर कवर कर ली, बट ट्रेन की जो लेंथ है वो एक्चुअल में होनी चाहिए 100 या 150 मीटर होगी। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे? द ट्रेन इज अ पॉइंट मास फॉर दैट डिस्टेंस। उस डिस्टेंस के लिए ट्रेन क्या होती है? पॉइंट मास का काम करती है, छोटे से बिंदु का कार्य करती है, ठीक है। फिर से एक बार समझिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी लंबाई से ज़्यादा डिस्टेंस को कवर अप कर लेता है दैट इज कॉल्ड पॉइंट मास। उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट मास कहते हैं। इस बात को समझिएगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप एग्जाम्पल में भी लिख सकते हो कि क्या लिख सकते हो? अ ट्रेन कवर्स, क्या लिख सकते हैं? अ ट्रेन कवर्स, है ना। एक जो ट्रेन है कवर्स ऑलमोस्ट कितना? ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स, है ना, 200 किलोमीटर्स, ठीक है। अगर एक ट्रेन 200 किलोमीटर कवर कर रही है दैट मीन्स ट्रेन इज अ पॉइंट मास, है ना। ट्रेन क्या है? फिर एक पॉइंट मास के रूप में कार्य कर रही है। ट्रेन अगर अपनी लंबाई से ज़्यादा डिस्टेंस को कवर अप कर रही है दैट मीन्स ट्रेन इज अ पॉइंट मास। तो ट्रेन क्या हो जाएगा? हमारा पॉइंट मास हो जाएगा। इस चीज़ को मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया कि ट्रेन क्या हो जाएगी? हमारी पॉइंट मास के अंदर काउंट हो जाएगी, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कल हम लोगों ने इस बात पे चर्चा करी थी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखने वाले का नज़रिया, आपको देख कौन रहा है, कहां से देख रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है, देखिएगा क्या है? ऑब्जर्वर। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व कर रहा है, या कोऑर्डिनल एक्सिस, जहां पे खड़ा होकर के इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है, या तो उसको क्या बोल सकते हैं? ऑब्जर्वर, जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, या तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं?
कोऑर्डिनल एक्सिस, जहां पर वो खड़ा होकर के आपको क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसे हम लोग बोल सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आइए बात करते हैं, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस इज अ सिस्टम, एक ये सिस्टम है किसका, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस का, जो कि क्या है, अटैच टू एन ऑब्जर्वर, जो एक ऑब्जर्वर से अटैच्ड है, हैविंग ए क्लॉक, उस ऑब्जर्वर के पास एक घड़ी है, हैविंग ए क्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू विच, जिसके रिस्पेक्ट में द ऑब्जर्वर कैन डिस्क्राइब द पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशंस etc ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे आपने कोच साहब को देखा होगा, है ना, कोच साहब क्या होते हैं, जैसे मान लो ये ट्रैक है आपके रनिंग करने का, कोच साहब यहाँ खड़े होते हैं, ठीक है, और इनके हाथ में एक वॉच होती है, स्टॉप वॉच होती है, ये इसी स्टॉप वॉच के जरिए ऑब्जर्व करते हैं और एक सीटी लिए रहते हैं और सीटी विसल वगैरह मतलब ब्लो करते रहते हैं, बजाते रहते हैं, इसी क्या कहते हैं, स्टॉप वॉच के जरिए वो आपकी जो स्पीड है, आपका जो एक्सेलरेशन है, इसको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करते हैं कोच साहब, ऑब्जर्व करते हैं या देखते हैं। तो ऑब्जर्वर क्या होता है, जिसके पास ऑब्जर्व करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट हो, देखो इंस्ट्रूमेंट ही तो है, इससे ऑब्जर्व कर रहे हैं भाई, ये घड़ी क्या एक तरह से इंस्ट्रूमेंट ही तो है। तो ऑब्जर्वर मीन्स अ पर्सन हैविंग इंस्ट्रूमेंट, एक पर्सन है, इसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिसके वजह से, है ना, वो आपको ऑब्जर्व कर सके। जैसे हाईवे पे क्या होता है, कैमरा वगैरह लगे होते हैं, अगर बहुत तेज गाड़ी जा रही है तो ये क्या होते हैं, हाई स्पीड कैमरास होते हैं जो उस गाड़ी को कैप्चर करते हैं, ठीक है। अब उस गाड़ी को कैप्चर करने का मतलब है कि ये एक कैमरा था, ठीक है, ये एक हाई स्पीड कैमरा लगा हुआ था, इसने ऑब्जर्व किया, क्या किया, इसने ऑब्जर्व किया कि एक कार है, इस रोड पर लिमिट है 80 किलोमीटर की और ये जो है वो 120 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है। अब इस कैमरे ने ऑब्जर्व किया, क्या किया, कैमरे ने ऑब्जर्व किया, तो कैमरा क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब होता है जो आपको ऑब्जर्व करे, ऑब्जर्व का मतलब है जो आपको देखे, जो आपको समझे, जो आपको परखे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जर्वर कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, ऑब्जर्वर के पास एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिसके जरिए तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, स्पीड, मेनली स्पीड वगैरह को डिस्क्राइब कर सके, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑब्जर्वर कह सकते हैं। तो समझ में आ रही होगी बात, ऑब्जर्वर का मतलब है जो सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करे, आपको देखे, जांचे, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा, ऑब्जर्वर कह सकते हैं। इतनी बात ध्यान रखना, दैट मीन्स ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ऑब्जर्वर भी दो टाइप के होते हैं, दे आर टू टाइप। ये कितने प्रकार के होते हैं भाई साहब, ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं भैया, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा क्या होता है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऑब्जर्वर किस कंडीशन में होता है, कैसा होता है, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि जो ऑब्जर्वर है, ध्यान रखिएगा, जो ऑब्जर्वर है या तो किस पर रहेगा, रेस्ट पर, रुका रहेगा। जैसे मैंने कैमरे की बात करी थी ना, ऐसे कैमरा लगा हुआ था ऐसे करके, तो ये कैमरा नहीं मूव करता, ये कैमरा रुका रहता है ना, ये कैमरा जो है वो रुका रहता है। मैंने कोच साहब की बात की थी, तो कोच साहब एक जगह पे रुके रहते हैं, ये मूव नहीं करते हैं, ठीक है, ये रुके रहते हैं। तो ऑब्जर्वर कैसा होगा, ऑब्जर्वर या तो रेस्ट पर होगा और या तो क्या होगा, सेम स्पीड पर होगा, है ना। जैसे ओलंपिक वगैरह में जो क्या कहते हैं रनर होते हैं, या आप ऐसे बोल दो जो स्विमर्स होते हैं, जो स्विमिंग करते हैं, तो स्विमिंग के साथ साथ मान लो ये ओलंपिक का कोई भी खिलाड़ी है जो स्विमिंग कर रहा है, ठीक है, और इसके साथ साथ एक बोट कैमरा होता है ना, जो इसकी स्पीड को ऑब्जर्व करता है। जैसे जैसे स्विमर आगे बढ़ता है वैसे वैसे कैमरा भी क्या होता है, आगे बढ़ता है। तो ऑब्जर्वर या तो सेम स्पीड से बढ़ना चाहिए ऑब्जेक्ट के, या तो ऑब्जर्वर कैसा होना चाहिए, रेस्ट पर होना चाहिए, है ना। जैसे आपने क्रिकेट वगैरह में भी देखा होगा, ड्रोन कैमरा होते हैं या बॉल को फॉलो करने वाले कैमरास होते हैं, वो बॉल के साथ साथ चलते हैं,
तो ऑब्जर्वर क्या है, बॉल के सेम स्पीड से चल रहा है या उसको फोकस कर रहा है, या तो क्या है रेस्ट पर है ना। जैसे मान लो जो अंपायर होते हैं क्रिकेट वगैरह में, वो एक जगह पे खड़े होते हैं, वो मूव नहीं कर रहे होते हैं, तो क्या होते हैं, वो हमारे रेस्ट पर होते हैं। तो ध्यान रखना है इस बात को, या तो ऑब्जर्वर किस पे होना चाहिए, रेस्ट पर होना चाहिए, या तो सेम स्पीड पर होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है जो ऑब्जर्वर है, जो नोटिस कर रहा है, जो देख रहा है, वो या तो रेस्ट पर हो और या तो क्या हो, सेम स्पीड पर हो, तभी हम उसको क्या कह सकते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एट रेस्ट, जो रेस्ट पर हो और मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड से मूव कर रहा हो, या तो किस पर हो, रेस्ट पर हो, इट सेट टू बी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। सबसे अहम बात, न्यूटन्स लॉ आर वैलिड इन दिस फ्रेम, मतलब अगर हम बात करें कि न्यूटन के लॉ क्या लागू होते हैं, ऑफ कोर्स अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो इसमें जो न्यूटन के लॉज हैं, जो न्यूटन के नियम हैं, ये पक्का लागू होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, न्यूटन्स लॉ इज वैलिड फॉर दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो न्यूटन के नियम हैं वो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड होते हैं, मान्य होते हैं, सर्वमान्य होते हैं। ध्यान रखना है इसमें कि या तो ऑब्जेक्ट किस पर, ऑब्जर्वर किस पर होगा, रेस्ट पर, या तो किस पे होगा, आपके सेम स्पीड पर होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ओके, अगला है यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, ये क्या है आपके पास में, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें क्या होता है, कह रहा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज मूविंग विथ अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो या स्पीड से मूव कर रहा हो, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और बेटा अगर नॉन इनर्शियल है तो इस पे न्यूटन के लॉ जो है वो वैलिड नहीं होंगे। दोनों में दो डिफरेंसेस हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर रेस्ट पर रहता है या तो मोशन में रहता है। अच्छा, इसमें क्या है, नॉन इनर्शियल में क्या कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रहा है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रहा है, उसमें न्यूटन के लॉज वैलिड होते थे। इसमें न्यूटन के लॉज जो हैं वो इनवैलिड हैं, इसमें न्यूटन के लॉज नहीं लगेंगे, क्योंकि क्या है, ये नॉन इनर्शियल है। क्या है, नॉन इनर्शियल है, और नॉन इनर्शियल में न्यूटन का लॉ काम नहीं करता है। इनर्शियल होता तो न्यूटन के लॉज काम करते, उनके नियम कानून काम करते, बट यहाँ पे क्या है, नॉन इनर्शियल है, तो कोई लॉ यहाँ पर कार्य नहीं कर रहा है। इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, ठीक है, तो डिस्टेंस और क्या पढ़ना है हमें, डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है। दोनों आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, समझा होगा, फिलहाल समझते हैं। देखो, डिस्टेंस क्या है, द लेंथ ऑफ द कंप्लीट पाथ कवर्ड, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, यहीं पे खत्म कर रहा है, तो जितना यहाँ से यहाँ तक, मान लो यहाँ से इसका रेडियस, जैसे मान लो है ना, लेट सपोज इसका जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक ये करके आ रहा है, तो जो इसका भी रेडियस है, मान लो इसका पूरा रेडियस ऐसा मान लो 20 मीटर है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, 20 मीटर हो जाएगा। तो डिस्टेंस बोलता है द लेंथ ऑफ द कंप्लीट पाथ, यानी जो आपने पूरे के पूरे इसमें सफ़र किया है, जो पूरा का पूरा ये आपने क्या कहते हैं ऑब्जर्व किया है, जहाँ पे आप चले हो पूरा का पूरा, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस बोल देते हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट कहता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स या इनिशियल और फाइनल पॉइंट, यानी जैसे मान लो हमने कहा कि हम यहाँ से यहाँ गए, है ना, और यहाँ से वापस यहाँ आ गए। ये हम लोगों ने बात करी थी, स्कूल था, यहाँ मैकडॉनल्ड्स, सॉरी ये आपका होम था, है ना, हाउस था, यहाँ पे क्या कहते हैं स्कूल था, भाई मिट जा, यहाँ पे स्कूल था, और यहाँ पे मैकडी यानी मैकडॉनल्ड्स था। यहाँ से यहाँ तक गए थे, मान लो 2 किलोमीटर था, है ना, फिर यहाँ से यहाँ तक आए थे, ये भी 2 किलोमीटर था। अब अगर डिस्टेंस की बात करेगा घर से मैकडॉनल्ड्स की,
तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4 किलोमीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा तो सीधा यहाँ पर आई थिंक 3 किलोमीटर आना चाहिए, तो 3 किलोमीटर जो भी डिस्टेंस होगा ये माना जाएगा क्या आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कहता है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टकट रास्ता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जबकि डिस्टेंस की अगर बात करेगा तो डिस्टेंस का मतलब होता है द लेंथ ऑफ कंप्लीट पाथ, मतलब यहां से लेकर के यहां तक जो आप ट्रेवल करोगे यह क्या कहलाएगा हमारा डिस्टेंस कहलाएगा। तो डिस्टेंस का मतलब होता है द लेंथ ऑफ कंप्लीट पाथ, जबकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स या फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, है ना, पहला और अंतिम बिंदु के बीच का सबसे छोटा रास्ता। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यह स्केलर क्वांटिटी जाहिर सी बात है। मैंने पूछा यहां से दिल्ली कितने किलोमीटर, आप बोलोगे सर 700 किलोमीटर है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप ना बोलोगे, क्यों, स्केलर है, इसमें आपको दिशा की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो क्या कहलाएगा स्केलर कहलाएगा। दैट दिल्ली इज फार्दर देन ओवर 700 किलोमीटर्स, है ना। आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप नहीं बताने जा रहे हो, तो ये क्या है स्केलर क्वांटिटी है। जबकि ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, यानी आपको डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए मुझे डायरेक्शन बताना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लो मैंने पूछा कि भाई ये बताना कि जो भी हमारा डिस्टेंस है जयपुर से अगर हमें मान लो अरावली हिल्स जाना है, तो आप बोलोगे काम करो जयपुर से आप ईस्ट चले जाओ, है ना। ईस्ट के बाद क्या कहते हैं 5 किलोमीटर जाना, फिर आप जो है वो वेस्ट की तरफ चले जाना, ठीक है, फिर आप थोड़ा और मुड़ जाना। आपने मुझे डायरेक्शन भी बताई है, यानी अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, अदरवाइज हम शॉर्टकट कैसे कर पाएंगे। ध्यान रखना, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है तो वी नीड अ डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। बिना डायरेक्शन के हम लोग जो है वो डिस्प्लेसमेंट को नहीं देख पाएंगे। वैसे भी डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये एक तरह से हमें मेन जो है वो दिशा का मतलब जो हमारे क्या कहते हैं डायरेक्शन से उन्हीं का कंक्लूड करना होता है। जैसे आपको कहीं जाना है रेगुलर, आप मान लो ये आपका घर है और आप यहाँ से यहाँ रेगुलर जा रहे हो, कुछ टाइम बाद आप कुछ ना कुछ शॉर्टकट खोज लोगे कि यहाँ से यहाँ जाने का शॉर्टकट रास्ता क्या है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा क्या चलता है डिस्प्लेसमेंट चलता है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है, इसलिए क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है। जबकि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है। भैया इसकी यूनिट मीटर होती है, इसकी भी यूनिट क्या होती है मीटर होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिएगा इट कैन नॉट बी जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है बिल्कुल। जैसे मान लो आप एक पॉइंट से यहाँ से शुरू किए, यहाँ से घूम के आ गए यहाँ पे, तो आपने कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर किया। मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, तो आपने 5 किलोमीटर कवर तो किया। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ये हमेशा एक क्वांटिटी में आएगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है जीरो, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन लेता है। क्या लेता है? फाइनल। अब देखो आपने यहीं से शुरू किया था, इनिशियल पोजीशन यही है, आपने यहीं पर खत्म किया, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका जीरो भी हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होता है नंबर लाइन पर, ध्यान रखना, 0, -1, -2, 1, 2 ऐसे करके। कोई व्यक्ति है अगर उसने दारू वगैरह पी रखी है ना, लेट सपोज दारू पी रखी है, तो वो 1 कदम आगे चलेगा, है ना, फिर 2 कदम पीछे लड़खड़ा करके आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा नेगेटिव। 1 आगे चला 2 पीछे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा नेगेटिव। लेकिन सिर्फ नंबर लाइन पर पॉसिबल है ये शो करना, बाकी क्वेश्चंस वगैरह में तो आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना, और डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ तथ्य। आगे हम लोग चलेंगे तो हम लोग बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। स्पीड एंड वेलोसिटी 9th में पढ़ा होगा। देखो स्पीड का मतलब क्या होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, या आप ऐसे बोल सकते हो सर स्पीड इज इक्वल, है ना, डिस्टेंस अपॉन का टाइम। ठीक, डिस्टेंस मान लो हमने ट्रेवल किया 40 किलोमीटर्स, टाइम लगा हमको 1 घंटा, तो हमने क्या बोला कि हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी सर 40 किलोमीटर पर आवर, क्या हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी,
है ना। तो सीधा सीधा स्पीड का मेजर क्या होता है कि एक यूनिट टाइम में हमने कितने डिस्टेंस को कवर किया है, दैट इज कॉल्ड स्पीड। ये क्या कहलाएगा, हमारा स्पीड कहलाएगा। जबकि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की, तो क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसमें क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने देखो, जहां पर हम लोगों ने लिखा था डिस्टेंस, वहां पे हमें क्या लिखना है, डिस्प्लेसमेंट लिखना है। क्या लिखना है, डिस्प्लेसमेंट लिखना है। और नीचे क्या लिखना है, हमें टाइम लिखना है। बस दोनों में यही अंतर है। स्पीड में क्या था, ऊपर डिस्टेंस था। वेलोसिटी में क्या है, ऊपर क्या है हमारे पास में, डिस्प्लेसमेंट है। दोनों में यही डिफरेंस और कोई डिफरेंस है नहीं, ठीक है। थोड़े बहुत जब क्वेश्चंस लगाते हैं तो इनकी जरूरत पड़ती है, वहां पे हम लोग इसको निकाल करके देख लेंगे। वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड विथ डायरेक्शन, और डायरेक्शन की वजह से यहां पर हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट लिया है। देखो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब होता है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब क्या है, तो आप बोल सकते हो सर वेलोसिटी मतलब होता है स्पीड विथ डायरेक्शन। क्या होता है, स्पीड विथ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन अगर हम लोग कहीं बात कर लें तो डिस्टेंस में तो डायरेक्शन होती नहीं है, डायरेक्शन किस में होती है, डिस्प्लेसमेंट में। तो वेलोसिटी इज इक्वल यहां पर क्या आ सकता है सर, डिस्प्लेसमेंट। क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन का क्या आ जाएगा बेटा, टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन का टाइम। जबकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन का टाइम, यानी डी अपॉन का टी होता है। दोनों में यही एक अंतर है। ये आपकी क्या है, अगर हम स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड एक तरह से डायरेक्शन लेस है, जबकि वेलोसिटी हमें चाहिए होती डायरेक्शन, और डायरेक्शन किस में आती है, डिस्प्लेसमेंट में। इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हम लोग यहाँ पर मेजर करते हैं, और कोई यहाँ पर बात नहीं है, ठीक है। अब देखो जाहिर सी बात है, डायरेक्शन नहीं है तो कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए, स्केलर। इसमें डायरेक्शन है तो कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। इसकी भी ऐसा यूनिट क्या है, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। फॉर्मूला देखो क्या लिखा हुआ है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो हम लोगों ने लिख रखा था। यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन का टाइम, ठीक है। तो दोनों में एक अंतर आप ये कह सकते हो, ये है ना, और वेक्टर और स्केलर का है। बाकी ऑलमोस्ट दोनों जी सेम ही है, कोई अंतर वाली बात इन दोनों में नहीं है, ठीक है। ओके, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड है ना, देखो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो क्विक एट टाइम, जैसे हमने बोला कि 5th सेकेंड पर स्पीड कितनी है, या 4th क्या कहते हैं आर पे टाइम, क्या कहते हैं स्पीड कितनी रही होगी। जैसे मान लो हमने कहा अरे एक ट्रेन थी मेरी, जैसे वो लखनऊ स्टेशन पर पहुंची वो बहुत तेज थी। एट अ टाइम, एट अ प्लेस, एक स्पेसिफिक टाइम पर अगर हम किसी की स्पीड ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस। स्पेसिफिक टाइम, 4th सेकेंड, 5th सेकेंड, 4th आर, 5th आर, है ना। जो बोलते हैं ना 6 में आप कितने नंबर लेकर के आए हो, 10th में आप कितने नंबर लेकर के आए हो। इंस्टेंटेनियस है, एक पर्टिकुलर रैंडम की अगर हम लोग बात करें, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। क्या कह रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज एन ऑब्जेक्ट्स एग्जैक्ट स्पीड। ऑब्जेक्ट की क्या है, ये एक एग्जैक्ट स्पीड है, अ सिंगल स्पेसिफिक मूवमेंट, एक सिंगल स्पेसिफिक मूवमेंट में इन अ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे। इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, एंड इट इज कैलकुलेटेड एज द डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस। और इसको डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के डेरिवेटिव में हम इसको कैलकुलेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। इनफाइनाइटली मतलब एक बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल होता है। एक मतलब कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग मान लो एक कार ऐसे जा रही है ना, अब कार यहां पर पहुंची, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि अरे सर कार की स्पीड 5th सेकेंड पर कितनी थी, कार की स्पीड 10th सेकेंड पे कितनी थी। मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन पर, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर आप अगर उसकी स्पीड को या उस चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, इंस्टेंटेनियस बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है v इज इक्वल क्या हो जाएगा, dx/dt, है ना। x जहां पर क्या है, डिस्टेंस है, dt क्या है, टाइम है। d हम लोगों ने इसलिए ऑब्जर्व किया क्योंकि d का मतलब होता है छोटा 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 पार्ट,
अभी हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सीखेंगे, ठीक है, तो इस चीज को सीख लेंगे वहां पर कि डी का मतलब क्या होता है, एक बार वापस से आपको सिखाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, x की जगह s भी ले सकते हैं, ds बाई dt भी इसको हम लोग कर सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात इनमें नहीं है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट स्पेसिफिक टाइम, एट रैंडम या एक स्पेशल टाइम पर जो स्पीड चीजें ऑब्जर्व की जाती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे हम लोग, इंस्टेंटेनियस बोलेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोगों ने जो मेन पार्ट है थ्योरेटिकल वाले वो कर लिए हैं, थोड़े बहुत ग्राफिकल पार्ट्स बचे हुए हैं, फिर और भी मतलब इस चैप्टर में है, तो मुझे लग रहा है कि 2-3 वीडियोस और लगेंगे, है ना, या 3-4 वीडियो और लगे, फिर ये चैप्टर जो है हमारा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।